मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चल के जाना है। नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारों में आप सबों का स्वागत है और मैं हूँ संतोष सिंह। और आज इस मुसाफिर हूँ यारों कार्यक्रम में हम इस वक्त दलसिंह सराय में हैं। दलसिंह सराय को लेकर अगर हम बात करें तो कई तरह की चीज़ें हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो कुछ एक बड़ी ऐतिहासिक महत्व की जगह है आसपास के इलाकों में, लेकिन हम आज बात कुछ अलग विषयों पर करने आए हैं। जी हाँ, पूरे बिहार में समस्तीपुर जिला सबसे बड़े दूध उत्पादक जिलों में से एक है, मतलब नंबर 1 पोजीशन पे है। और उसमें दलसिंह सराय, रोसड़ा और खगड़िया ये एक ट्रायंगुलर है, जिस ट्रायंगुलर में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। मतलब हम गुजरात के अमूल के इलाकों को टक्कर देने की स्थिति में है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में चीज़ें बदलने लगी हैं। उत्पादन जो मैक्सिमम जो लेवल है उस लेवल से दूध का उत्पादन धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। किसान अब इससे विमुक्त होने लगे हैं। और जिस हम गौशाला नहीं कहीं पशुपालक के यहाँ मौजूद हैं, कभी उस पशुपालक के पास सैकड़ों गायें हुआ करती थी, लेकिन अब चीज़ें बदलने लगी है। इस तरीके से लोग इसको जुड़े हुए हैं कि चलिए हम करते आ रहे हैं तो उसको करते रहें। लेकिन जो पहले इस व्यापार के सहारे जो चीज़ें अर्जित की जा सकती थी, अब वो स्थिति नहीं है। आखिर क्या बदलाव आया है? और जब बात ऐसे समय में हम कर रहे हैं जब देश के किसान आंदोलन के मूड में हैं और अपने तरीके से वो फसल की कीमत को लेकर लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि हमें फसल की कीमत चाहिए, जो कीमत हमारे उत्पादन में जो खर्च हो रहा है, एक फसल के 1 किलो के उत्पादन में जो खर्च हो रहा है उससे तुलना कर रहे हैं कि आप उसमें कुछ बदलाव करिए। आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन हम बिहार के उस इलाके में हैं जिस इलाके में आप कह सकते हैं कि दूध की गंगा नदियां बहती हैं, लेकिन अब किसान इससे विमुक्त हो रहे हैं। और विमुक्त क्यों हो रहे हैं? ये तमाम जो हमारे सामने बैठे हुए सारे पशुपालक हैं और हम इनसे समझना चाहेंगे। और एक ऐसे किसान से हम आपको मुलाकात कराते हैं जो लगभग 50 वर्षों से इस काम से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, उनका नाम विजयवंश चौधरी जी हैं और 50 वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं। शुरुआत हम ये एक व्यापार के रूप में आपने इसकी शुरुआत की उस ज़माने में जिस ज़माने में इसकी कोई चर्चा लोग नहीं करते थे। पशुपालक का एक अलग संवर्ग हुआ करता था कि भाई ये गुनाह अपराध माना हुआ था। उस दौर में आप ये काम शुरू किए। 50 वर्षों का ये सफ़र को अगर हम चाहें समझने के लिए कि वो सफ़र जहां आज आप पहुंचे हैं, क्या कह सकते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपका जो अनुभव है। युवा पीढ़ी को जरूर आना चाहिए। नहीं आने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, जरूर आना चाहिए। लेकिन पशुपालन के सारे गुरु को समझ करके ही आना चाहिए। और जो अभी की परिस्थिति है सरकार की, यदि दूध का किसान वही है जो आज धरना दे रहा है, हम दूध उत्पादन बंद कर देंगे तो पीढ़ी पैदा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगी, ताकत कैसे उसको होगा? दूध तो देश की नेसेसिटी है। आज हम लोग 15 करोड़ टन ही शायद दूध पैदा कर पाते हैं, लाख लीटर, 15 करोड़ लाख लीटर दूध पैदा कर पाते हैं। हिंदुस्तान की आबादी को देख लीजिए, तब न कृत्रिम दूध बन रहा है। यदि युवा नहीं आवेंगे, दूध उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उनको सहयोग नहीं मिलेगा, उसको प्रश्रय नहीं मिलेगा, तो दूध के बगैर तो नौनिहाल सब बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। आपका हम रजिस्टर्ड देख रहे थे कि मंथली खर्च अगर 1,10,000 रुपया है तो आमदनी आपका 1,08,000 है, मतलब 2,000 का नुकसान ही हो रहा है। तो फिर ऐसे रोजगार का क्या? दूध का उत्पादन पशुओं के पालन के लिए निश्चित माना जाए। हमारी आमदनी होती थी जब हम पशु की विक्रय करते थे, विपणन करते थे। पशुओं के विपणन ही हम लोग का मुख्य आमदनी का जरिया था, जिसको वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण हम लोग का व्यवसाय ठप हो गया है। अच्छा, ये वाकई में मतलब ये बातें आ रही हैं कि जो गौ रक्षक दल आजकल हर जगह दिख जाता है, उनको लेकर एक उसका असर किसानों के आर्थिक माली हालत पे उसका पड़ा है। जी बिल्कुल पड़ा है।
हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी 2000 ईस्वी तक, तो खास करके कि हम लोग की गायों का बाछा अच्छे दामों में बिका करता था। जब लोग बैल नहीं बनाते थे तब भी बिक जाया करता था। लेकिन अब गौरक्षक दल की वजह से पुरानी गाय जो बिक जाया करती थी उसका भी विपणन बंद हो गया, और बाछा तो अब हम लोग का खेत चरने के लिए छोड़ दी जाती है। खेत में हम लोग बाछा परेशान है, हम लोग के खेत में बाछा घुस जाता है, कोई खरीदने वाला नहीं है। दुख यही है कि एक भी तथाकथित गौरक्षक पशुपालक और गौपालक नहीं है। अच्छा, जरा हम ये चाहेंगे कि आप जब शुरुआत की, वो दौर था फ्रीजियन नस्ल, हाँ देसी गाय, हम हाँ हाँ, शुरुआत की थी देसी गाय में, बदलाव हुआ, फ्रीजियन की तरफ बढ़े। अब एक नई विचार सामने आई है, और आप भी उससे, जब आपसे बातचीत हुई थी, आप भी उससे सहमत थे। गिरी, जो गुजरात का नस्ल है, हाँ, पहले हम गुजरात हाँ, में गिरी नस्ल को, हाँ, वो एक बड़ा बदलाव, हाँ, रेड सिंधी, ये भारतीय नस्ल है, भारतीय नस्ल। थोड़ा हम गायों के सहारे समझना चाहेंगे कि उसमें क्या फ़र्क है। अगर कोई युवा नए इस रोजगार में आते हैं तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि अच्छे ब्रीड का गाय बुलाए, जो कम से कम संकर बीमार। नस्ल की गाय खरीदनी चाहिए। थोड़ा गाय के साथ हम समझना चाहेंगे कि उसको, जो जैसे ये गाय कौन सी ब्रीड की गाय है? ये संकर है, फ्रीजियन और गिर नस्ल का ये क्रॉस ब्रीड है। ये गिर नस्ल का, हम तो बैल तैयार किए हुए हैं गिर नस्ल का, वो देख लीजिए। अच्छा, ग्रीक नस्ल को लेकर क्या नई चीजें सामने आई हैं? कि हम लोग तो फ्रीजियन चले गए थे, मतलब विदेशी नस्ल पे ज्यादा आश्रित हो गए थे। वर्ल्ड फेम का ये गिर सांड है। ब्राजील में, मेक्सिको में जो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय हैं, वो गिर से क्रॉस ब्रीड कराने के बाद ही वो हुआ। इसलिए गिर को हम लोग ज्यादा मानते हैं कि हिंदुस्तान के लिए गिर। वैसे बहुत मजबूत गाय होती है शाहीवाल। शाहीवाल गाय बीमार कम पड़ती है, शाहीवाल भी मेरे पास में है। हाँ, जरा हम वो भी देखना चाहेंगे कि हाँ, ये कितना दूध देती है? अगर ये अभी दोनों गाभिन है, हेफर है। हाँ, मतलब जो आपके पास पहले से दूध देती है, मतलब वो कितनी दूध देती है? 25 लीटर तक। हम तो भैंस पाले हुए हैं 20 लीटर वाली। अच्छा, भैंस में अभी लोग ध्यान नहीं दे। अभी गौ पालन से ज्यादा, कहना याद पड़ गया, गौ पालन से ज्यादा अच्छा नए युवकों के लिए भैंस पालन है। हम भैंस रखे हुए हैं। लेकिन भैंस को बाहर चारे के लिए तो जरूरी है उसको ले जाना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा हल्का, हाँ। एक घंटा कहीं टहला दीजिए, एक्सरसाइज के ख्याल से हम देखा जाए। इस भैंस की 1 साल पहले की पारी है, इस साल ये भी आई है। 25 लीटर तक दूध, 22 लीटर तक दूध हम उसका दुहे हुए हैं। 22 लीटर दूध उसको हुआ है। इसको भी ऐसा वो उसका नस्ल होता है, क्या कहते हैं उसको, एक सेकंड ऑफ कीजिए। हाँ, नस्ल पर हम चर्चा करेंगे, हम वो ले लेंगे। ये मतलब जो नए युवा अगर आना चाहते हैं तो वो भैंस पालन पे, हाँ, इसका दूध भी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन उन्नत नस्ल की भैंस लगा। अभी जो भैंस अपने हम लोग के यहाँ मिल रही है, ये नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। इससे भी अच्छी एक नस्ल है जाफराबादी, जो हम डेयरी से बार बार मांग रहे हैं कि जाफराबादी नस्ल का हमको सीमेंट भेज दो, जो हमको मुहैया नहीं करा रहा है। मतलब जाफराबादी भी भारतीय नस्ल है? जाफराबादी एकदम ऊपर, वो भी गुजरात का नस्ल है। गुजरात की मवेशियां ज्यादा दूधवती है, इसको मान लेना होगा। कृष्ण वहीं के हुए, थोड़ा वो भी खास करके गिर, सौराष्ट्र प्रभास क्षेत्र जिसको कहते हैं, सौराष्ट्र क्षेत्र है, वहाँ के नस्ल गिर नस्ल। और जाफराबादी भैंस, वो भी गुजरात का नस्ल है। हाँ, गुजरात का नस्ल है। और जैसे ये एक भैंस की बात की, भैंस जरूर पालना चाहिए किसानों को। आज की जो नई पहले 5 लीटर 6 लीटर वाली भैंस मिलती थी। अब जो ये भैंस नई नस्ल की आ गई है, जो 15 लीटर से ऊपर दूध दे रही है, तो ये भैंस पालन ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीमार नहीं के बराबर पड़ती है। गायों में जो दवा का खर्च है वो भैंस पालन में नहीं है। दूध का दाम, इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, SNF इसका ज़्यादा है, तो
तो सेंटर पर में दाम भी ज़्यादा मिलेगा। बल्कि हम तो सजेस्ट करते हैं कि 2-3 क्रॉस ब्रीड गाय रखिए और 1-2 भैंस रखिए और दोनों को दूध को मिला करके भी सेंटर में दे दीजिएगा तो दाम ज़्यादा मिलेगा। भैंस पालन गाय पालन से अपेक्षाकृत ज़्यादा लाभकारी है आज की तारीख में। लेकिन गाय के दूध को लेकर थोड़ा लोगों के अंदर में दूसरे तरीके की विचार रहता है कि भाई गाय का दूध पी रहे हैं। मतलब आप इतने दिनों से पशुपालन का काम कर रहे हैं, हम लोग मतलब क्या हम लोग जब बच्चा थे बचपन में गाय का दूध नसीब कहाँ था, कभी कभी मिलता था। इतनी दूध देने वाली गाय थी ही नहीं। 3 लीटर से 4 लीटर दूध दे दे कोई गाय, 5 से ऊपर चला जाता तो अच्छी गाय मानी जाती थी। ये हम आपको 60 ईस्वी तक की बात कह रहे हैं, 65 ईस्वी तक की बात कह रहे हैं। नए नस्ल की गाय सब बहुत, ये तो क्रॉस ब्रीड जब से हम लोग लाए तब ना गाय का दूध का इतना कीमत है। नहीं तो बहुत बीमारी हालत में किसी को गाय का दूध डॉक्टर कहता था। बकरी का दूध और गाय का दूध उसी तरीके वही हालत है। गाय और जनरली किसान परिवार भैंस पालक होते थे और भैंस का ही दूध घर में सब कोई सुबह शाम पीते थे। दूध दही का जो अपने बिहार की बात है, चाहे आपके रोसड़ा का बात हो चाहे अपने केवटा का बात हो, वो भैंस के सबको भैंस पीते। मतलब हम लोग यहाँ तो 40-50 भैंसे गाय तो समझ था। गाय थी कहाँ? अभी जो गाय अब फिर जब भैंस पालने लगेंगे तो फिर लोग वही कहेंगे। ये तो गाय 72 ईस्वी में जिला में पहला फ्रीजियन गाय हम की बाछी हमको पैदा हुई, हमारे बथान में पैदा हुई, जिसमें सरकार ने अनुदान दिया कि बाछी को पालिए। उस समय तक दूध का क्या कंडीशन था पूरे। अच्छा, ये 2-3 सावधानी आप जो नए जनरेशन के लोग आना चाह रहे हैं, एक तो ब्रीड पे ध्यान रखें। हाँ, वो जरूरी है, ब्रीड जरूरी है। उसके बाद साथ में गौ पालन के साथ साथ भैंस पालन करें जरूर। अच्छा, जैसे ये आया कि एक कंसेप्ट आया कि वर्मी कंपोस्ट बनाइए, गाय के मूत्र को लेकर कई तरह की चीजें आ रही, उसका कोई प्रभाव है कि नहीं? मतलब उसमें कोई ज्यादा विश्वास नहीं करता। हम सनातनी आदमी हैं और चाल चलू सादा जैसे निभल बाप दादा। अच्छा, हम ये मानते हैं। हाँ। हर साल देखिए मेरा गोबर का है कंपोस्ट हम तैयार करते हैं और 5 एकड़ 7 एकड़ जमीन में हम कंपोस्ट गिरा करके ही खेती करते हैं। सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट फायदा है। अब बर्मी तो है कि अभाव है। यदि 10 टन गोबर का 1 टन हम बर्मी तैयार कर लिए तो बर्मी को ज़्यादा फायदेमंद हो गया। तो उसको कितना उसके 4 गुना खेत में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, प्लांट टू प्लांट करते हैं। बर्मी फायदेमंद चीज़ है। हाँ। जिन किसानों के पास में गौपालक नहीं है उनके लिए बर्मी सर्वोत्तम है। आज जो लोग गाय पालते हैं वो बर्मी बनाने से बेचने का मन हो तो काम करें, और अपना खेत में देना हो तो गोबरे दे दें। अच्छा, एक चीज़ और आप कह रहे थे कि ट्रैक्टर, मतलब ये आया कि आधुनिक तरीके से खेती करने से हमारा लागत मूल्य बढ़ा। वो लागत मूल्य कम कैसे हो, इसको लेकर आपके 50 वर्षों का अनुभव, जैसे आप धान की भूसी ही खिला रहे। हमने 71 में खरीदे थे और 90 में बेच लिए। भाड़ा पर ट्रैक्टर मंगाना आसान हो गया। रख रखाव का मेंटेनेंस, ड्राइवर का खर्चा, दूध तो देती नहीं थी। और अब जो ट्रैक्टर का पोजीशन हो गया है, डीजल का दाम जो 70 रुपये से ऊपर चला गया है, खेत की जुताई में जितना कॉस्ट पड़ता है हम 2 साल का हिसाब करके रखे हुए हैं। पिछले साल हमने लगभग 35,000 रुपया खेत की जुताई पर खर्च किया था। इस बार उनको इमरजेंसी में काम किए हैं, 8-10 हज़ार रुपया खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर वाले को दिए हैं। सब तो हमारा बैले कर दिया है। 2 जोड़ा बैल हम तैयार कर लिए। 1 जोड़ा बैल मेरा अपने खूटा का बाछा बेचे थे तो उससे खरीद लिए। 1 जोड़ा आप देखे रहे हैं उधर और तैयार किए हुए। लेकिन कहा जाता है कि बैल से उस तरीके से जुताई नहीं होती है, तो फसल का जो है सो ये गलत कंसेप्ट है। बीच में जब बैल ही था तो पूसा में बनता था, पूसा का बनाया हुआ, वहाँ तो बर्बाद लोग कर किए हुए हैं। पूसा का काष्ठ कला केंद्र में नहीं जाते हैं और लौह शिल्प कला केंद्र में लोग नहीं जाते, जो वहाँ का बहुत नामी था।
और तरह तरह का हल तैयार किए हुए थे। वो वीड निकालने वाला हल तैयार था, कल्टी बैल से जोतने वाला तैयार था, सीड ड्रिल बैल से बुआने वाला सीड ड्रिल भी है। दिक्कत यहाँ पर ये है संतोष जी, जो मध्यम वर्गीय नौजवान आज़ादी के बाद उसके गार्जियन के दबाव में आकर उन लोगों ने पहले बाहर पलायन किया। उनके पलायन करने के कारण ही मजदूरों भी पलायन किया। हम लोग के यहाँ नियम था कि किसान ही सबसे बड़ा नियोक्ता होता था। तो जब किसान का बेटा किसानी नहीं करेगा तो वह नियोजन क्या करेगा। हम उस परंपरा को बनाना चाहते हैं। हम बिहार के को जो आत्मनिर्भर बिहार की बात होता है, तब एक बात हम पूछते हैं, घर पर हम लोगों के यहाँ जाते हैं तो हमको देहात में मेरी उम्र के लोग मिलते हैं, यदि दोनों युवा नहीं मिलते हैं। और उनकी परेशानी होती है कि मैं गया हूँ तो सामने की कुर्सी का गर्दा कौन झाड़ देगा, वो विजयवंत बाबू को चाय कौन पिला देगा, वो भी गाँव घर पे लोग नहीं है, वो कोई है, उसका हेल्पर नहीं। वह जो कोई बोलता है परिवार टूट गया है। हम उस लड़के से पूछते हैं, कभी भेंट हो गई, कि तुमको कितना, अब कहता है जो हमारे बेटा को 20 लाख का पैकेज मिल रहा है। जब कहता है 20 लाख का पैकेज मिल रहा है तो पूछते हैं कि तुमको अकेले तुम्ही को मिल रहा है कि तुम्हारे ऐसे 10-15 20 आदमी को और मिल रहा है। तो कहा ऐसे 50 को मिल रहा है। 20 लाख रुपया का पैकेज 50 को देने वाला आदमी जो है या बोर्ड जो है, वो तुम्हारा क्वालिफिकेशन उसके पास में है। तुम जो पढ़ाई पढ़ करके गए हो वो पढ़ाई उसके पास में है? तो नहीं, वो तो पढ़ाई उसके पास नहीं है, वो तो सेठ जी हैं। हमने कहा वो तुम बिहार को उनकी नौकरी करके गुजरात से ज़्यादा अमीर कैसे बना दोगे, या बेंगलोर से ज़्यादा अमीर कैसे बना दोगे? मतलब आपको लगता है कि युवा पीढ़ी को इस फील्ड में आना चाहिए? इसी फील्ड में भी आना चाहिए। और जो जिस काम के लिए नौकरी कर, हम नौकरी करना अच्छा मानते हैं। 10 बरस सीखने के लिए नौकर बन जाइए, 5 से 10 बरस काम सीख लीजिए और इसी क्षेत्र को मजबूत कीजिएगा, तब बिहार उन्नत करेगा। बिहार का आर्थिक विकास तभी हो सकता है कि नियोक्ता हम बने, हम नौकर नहीं बने। हम जब तक हम नौकरी करते रहेंगे तो हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? करेंगे नौकरी या हो जाएंगे आत्मनिर्भर। आज मजदूरों की भी दुर्दशा हो रही है। मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में मैं कहता हूँ कि मध्यम वर्गीय जिस दिन होश संभाल करके यहाँ नियोक्ता बनने के रूप में रहना शुरू करेगा तो हम लोग पहले की तरह फिर बिहार को 1 नंबर पर ले आवेंगे। आज़ादी के समय में 1 नंबर पर थे। 1 नंबर आते। चलिए हम चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और देखिए, हम इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति से की जो 50 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज भी इस जिले के सबसे प्रोग्रेसिव किसानों में, पशुपालक में एक पशुपालक के रूप में आज इनकी गिनती होती है। तो इनका एक विचार, अनुभव आना जरूरी था, क्योंकि इनके बाद के पीढ़ी के लोग इस पशुपालन से अपने आप को अलग कर लिया है। उनसे भी हम बात करेंगे कि क्यों अपने आप को इससे अलग किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बिहार को बदलना है या बिहार को फिर से उस दौर में वापस ले चलना है या लौटना है, तो फिर जो हमारी चीज़ें रही हैं, जिस तरीके से कृषि आधारित जो हमारी इकोनॉमी रही है, बिना इसके हम उस दौर में वापस नहीं लौट सकते। बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने की हम बात जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरीके के फसल पैदा होती हैं, पैदावार वाली ज़मीन है, बहुत मुश्किल है कि कोई किसान अपने ज़मीन आपको फैक्ट्री के लिए दे सके। लेकिन फिर भी आपके पास क्या विकल्प है? जब गुजरात सिर्फ बाकी इंडस्ट्री की वजह से उसकी पहचान नहीं है, उसकी पहचान आज भी अमूल है। और बिहार में भी पहचान सुधा है, लेकिन सुधा उस तरीके से, जिस तरीके से चुनौती दे रही है देश के सामने, अब सुधा अमूल को चुनौती देने की स्थिति में है। लेकिन उससे जो जुड़े हुए किसान हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, इस ब्रेक के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, 50 वर्षों तक लगातार इस पशुपालन से जुड़े हुए शख्सियत का भी यही कहना है कि आप वापस लौटिए, नियोक्ता के रूप में आप वापस लौटिए, नौकरी करिए लेकिन वापस लौटिए और इन चीज़ों को आप नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। चलिए हम चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चल के जाना है। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चल के जाना है। एक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम अलग अलग जनरेशन के सहारे हम उन चीज़ों को समझना चाहेंगे कि नौकर अगर आप बनते हैं तभी बेहतर मालिक बन सकते हैं। एक किसान का अनुभव है, लेकिन एक बड़ा नेटवर्क, जिस नेटवर्क के सहारे बिहार में दुग्ध उत्पादन को लेकर माना जाता है कि श्वेत क्रांति आई है, ये सुधा के सहारे, क्या वाकई में उस क्रांति का लाभ किसानों को भी मिला है? इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और किसानों से भी मिलेंगे। लेकिन अभी इस कार्यक्रम के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक अलग अलग अनुभव वाले लोगों से हम बात करते हैं। तो ये माना जाता है कि अमूल को सुधा चुनौती दे रही है और सुधा आप जैसे पशुपालक की वजह से भी बिहार में एक आज ब्रांड बना है। उसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर या किसानों पर कितना पड़ा है, उनकी समृद्धि पर कितना प्रभाव पड़ा है? जी, आपने बड़ा माकूल सवाल पूछा। मैं एक बड़े, हम लोगों के पूर्वज थे, कृषि वैज्ञानिक थे और लगभग पूरा बिहार उनके नाम से वाकिफ है। पशुपालक थे, कृषि के बारे में जानकारी थी, भविष्य वक्ता थे। वो कहा करते थे, मालिक से बहिया बड़ी, कहे घाघ संतापे मरी। घाघ के नाम से आप लोग अवगत होंगे। तो घाघ जी कहा करते थे कि मालिक से बहिया बड़ी, मतलब मालिक से नौकर, सेवक यदि मजबूत हो जाए तो कहे घाघ संतापे मरी। तब तो मालिक को परेशानी होगी ही। और आज लोकतंत्र के नाम पर जो इस देश में परिस्थिति बनी हुई है, ये परिस्थिति जो राजनीति पैदा कर दी है, उस राजनीति की समझ सब लोगों को है कि ये लोग क्या करते हैं। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है वहां तक जाने की। और आपने जब बात किया पशुपालक का, अभी देश में किसान आंदोलन हो रहा है। पशुपालक के आप समृद्धि की बात किए, पशुपालक को लाभकारी बनाने की बात किए, तो अमूल और सुधा की जो बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये अमूल गुजरात की है, वहाँ क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, वहाँ का किसान बताएंगे। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है तो हम पटोरी से आते हैं। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद यादव है और एक संगठन है पशुपालक किसान सेवा संघ, जिसके हम संयोजक हैं। और हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया है और पता किए हैं, तो दूध का मानक होता है एसएनएफ। दूध का मानक एसएनएफ होता है और बिहार की धरती पर एसएनएफ का मूल्यांकन, मानक जो तय हुआ था, समीक्षा हुई थी 70 से पहले, जब बिहार के प्रत्येक किसानों के दरवाजे पर देसी गाय भैंस हुआ करती थी 70 से पहले। और तब दूध के मानक एसएनएफ का समीक्षा हुआ और तब उस पर दाम तय हुई। और आज आप यहाँ हैं विजयवंत बाबू के गौशाला में, देसी नस्ल की एक भी गाय आपको यहाँ नहीं मिलेगी। और ये इसलिए दाम को प्रभावित करता है, पशुपालक को प्रभावित करता है कि दाम एसएनएफ पर तय होता है। और ये तय हुआ था तब जब देसी नस्ल की गाय भैंस थी, और आज जब नए नस्ल की गाय भैंस दरवाजे पर है, तो दोनों में फर्क है कि देसी नस्ल की गाय भैंस का दूध कम हुआ करता था, लेकिन फैट अधिक था, एसएनएफ अधिक हुआ करता था। और आज जो किसान जानवर पाल रहे हैं, दूध मात्रा में अधिक होता है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है उसमें मानक कम हुआ करता है और उस मानक के आधार पर दाम तय हुआ है। लेकिन आज तो माना जाता है कि कम से कम फैट का इस्तेमाल कीजिए। सुधा भी यही कहती है कि ये टोन्ड है, ये इसमें इतना प्रतिशत है, उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता। ये आप टोन्ड जो कह रहे हैं, ये स्वास्थ्य की और चिकित्सा की बात आप कर रहे हैं। मैं दाम की और पशुपालक के लाभकारी के सेंस में ये बातें कह रहा हूं। उसी दूध का वो इस तरीके से मार्केटिंग कर रहा है। मैं बताता हूं। तो दूध का मानक यहाँ कम है, फैट, तो उसके लिए सरकार को चाहिए, व्यवस्था को चाहिए कि जो
जिस नस्ल की गाय भैंस पशुपालक पालते हैं, किसान पालते हैं, उसके मानक का, एसएनएफ का पुनः समीक्षा हो और तब दाम तय हो। मतलब 70 से पहले जो मतलब जो जो निर्धारित है हुआ है वही उसके आज तक आज चल तक रहा है, है। मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं कोई हुआ। बदलाव नहीं हुआ जबकि है। सारा नस्ल बदल गया है। सारा नस्ल बदल गया, वो आज तक नहीं बदला है और उसी दाम पर आज भी चल रहा है। तो किसान के घाटे का एकमात्र ये कारण है, आज जब एसएनएफ तय करके और नए सिरे से उसका मूल्यांकन हो जाए तो किसान को अधिक दाम मिलेगा। और दाम का जहां तक सवाल है, तो किसी भी उत्पाद का जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य पर लाभ जोड़ के जब तक उत्पादक को उसका कीमत नहीं मिलेगा तब तक वो लाभ में नहीं जाएगा। उसके लिए सरकार तरह तरह की बात करती है, कहता है कि ये वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, डेमोक्रेसी है। 1 लीटर पानी का लागत मूल्य मैक्सिमम 2 रुपया है और वो 20 रुपए में मार्केट में मिलता है। बड़े बड़े होटल में 500 में 200 में बोतल मिलता है। हवाई अड्डा पर 200 में पानी का 1 बोतल मिलता है जिसका लागत 1.5 से 2 रुपया है। और किसान का जो कृषि उत्पाद है या दूध का जो उत्पाद है, आज तक इसका लागत मूल्य तय नहीं हुआ। तो इसका लागत मूल्य तय हो और उस आधार पर इसका दाम तय हो, तब न पशुपालक लाभ में जाएगा। तो पहली बात है कि एसएनएफ के मानक का समीक्षा कर पुनः इसका दाम का मूल्यांकन हो। हम जो दूध देते हैं किसी भी समिति में, तो वो हमको 23 रुपया, 24 रुपया, 25 रुपया लीटर दाम देता है। किसान को 25 रुपया मिलता है और वही दूध जब वहाँ जाता है सेक्रेटरी के पास, सचिव के पास, या फिर जो सुधा हो या अमूल हो, तो उसमें से वो फैट निकाल लेते हैं। अब फैट निकाल के वो देते हैं जो 25 रुपया में खरीदे, 50 रुपया में हमको देते हैं। कैसे हम लाभ में जाएंगे? ये एक बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप कहते हैं कि हम किसान और पशुपालक के लिए करते हैं, तो वोट के लिए आप करते हैं 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल। 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल आप देते हैं। और ये जो पशु है, जो मूक है, जिसकी सेवा में हम लगे हुए हैं, उसके लिए आप क्या किए? आप पूरा बिहार घूमते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, मीडिया की नजर से कुछ छुपा नहीं है। भूसा कै रुपए बिकता है और गेहूं कै रुपए बिका? मकई का बीज हम कैसे खरीदे? मकई हम 800 रुपए बेचे हैं। तो जब आप सब्सिडी देते हैं तो हमको भूसा, चोकर, पशुपालन में काम आने वाली औषधि, वो तो अनुदानित दर पर दीजिए। वो अनुदानित दर पर दीजिए, तब ना हम लाभ में जाएंगे। ये दूसरी बड़ी बात है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जिसकी चर्चा विजयवंत बाबू की है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो बताया कि चुंगी के हिसाब से, और ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो होता है, जब किसान देता है सचिव के यहाँ दूध, और सचिव 1, 2, 4 केन लेके जब जाता है, जो बरकूलर है वहाँ 200 लीटर, 300 लीटर, 150 लीटर निकाल लिया जाता है और उतना पानी उसमें मिला दिया जाता है। उसका एसएनएफ कम जाता है और उस दाम से किसान को मिलता है। कहता है तोरा दूध में फैट कम रहो। अरे हम जो दूध दिए उसका ना हमको कीमत दो, तुम रास्ते में क्या कर दिए, ये तो तुम्हारी जवाबदेही है। और इसका कोई पैमाना, कोई मानक नहीं बनाए हुए है, इसको पकड़ने का कोई रास्ता तय नहीं किए है। जो यहाँ जो भ्रष्टाचार होता है उसका क्या होगा? हम लोगों की लड़ाई है, पशुपालक किसान सेवा संघ नारा दिया है। हम लोगों का नारा है कि हो बिहार के किसानों का कर्जा माफ, मिले दूध एवं कृषि उत्पाद का लाभकारी दाम, हो गोबर उठाने वालों का सम्मान। यही है इस अभियान का पैगाम। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ बिहार में किसान और पशुपालक इतने समृद्ध हुए हैं और इतने समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं कि दूसरे राज्यों को, पंजाब और हरियाणा के किसान को आकर देखना चाहिए बिहार में। हाँ। कि हम समर्थन मूल्य में दे भी रहे हैं और उसका देखिए कितना असर पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
नीतीश कुमार वो जादूगर हैं कि 15 साल से अपना जादू चला रहे हैं और सत्ता पर आसीन हैं। तो निश्चित रूप से पंजाब को और हरियाणा को और राजस्थान को देखना चाहिए कि नीतीश कुमार कैसे जादूगर हैं। कभी लालू के साथ जाके, कभी लालू से अलग जाके, कभी बीजेपी के साथ जाके, कभी लोजपा के साथ जाके, कभी उपेंद्र कुशवाहा से अलग रह के, कभी उसके साथ जाके किसी ढंग से सत्ता पर चले जाते हैं। तो उनकी कलाकारी तो कामयाब है, तो क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने कानून को, जो आज भारत सरकार जिस कानून की हटाने की बात कर रहे हैं, वो 2006 में हम आते ही कर दिए और उसका असर बिहार के किसानों को देखिए। उनको बाहर बाजार में जाकर वो अपना गेहूं और मकई और धान बेचते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं तो मैं आपको चुनौती देता हूं, चूंकि आप मीडिया हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सबसे बड़ी जवाबदेही आप पर है कि आप लोकतंत्र को जिंदा रखें। आप हमको बिहार में कहीं ले चलिए, बिहार के किसी जिले में, किसी वर्ग में किसान के यहाँ जो कृषि पर आधारित है और वो कृषि करके बेटी का शादी कर लिया हो, बेटे को पढ़ा दिया हो, बगैर जमीन बेचे, बगैर दूसरा बिजनेस किए हुए 2 बीघा से उसका 4 बीघा हो गया हो, ऐसे एक किसान को आप बिहार में बता दीजिए, नीतीश कुमार जी बता दें, तो मैं मान लूं कि नीतीश कुमार जी सही कहते हैं। चलिए, हम जो समस्तीपुर में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है पशुपालकों को लेकर, और उस आंदोलन की वजह क्या है और वो क्यों आंदोलन पे है, उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश किए और तमाम चीज़ों को समझिए कि हम इस तरीके से हम आगे स्टोरी को बढ़ा रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा जिस जिले में दूध का उत्पादन हो रहा है, जो देश के सामने एक आदर्श जिन्होंने स्थापित किया है। अगर जिन इलाकों की बात करें तो समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया का जो ये बेल्ट है, उस बेल्ट में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन का के रोजगार में भी लोग जुड़े हुए हैं और किसान भी उससे जुड़े हैं। लेकिन किसानों की माली हालत क्या है, उस पर हम जब किसानों के बीच जाएंगे तब बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन हम इस कार्यक्रम के सहारे पहले ये समझिए वैचारिक बातें क्या है, सैद्धांतिक पक्ष क्या है। जिन पक्षों के सहारे हम किसान के पास जाएंगे तो उनकी समस्याओं को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला जिला कि किसानों का क्या हाल है। क्या वाकई में उषा और सुधा और अमूल की तुलना जब होने लगी, उसे जो ब्रांड बन गया है पूरे देश के सामने एक सुधा का, तो जो ब्रांड बनाने वाले किसान हैं वो उनकी क्या माली हालत है, वो भी हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम एक दूसरे पीढ़ी के जो युवा हैं, जो इस काम को, पशुपालन का काम करते करते अब वो इससे अपने आप को विमुख कर दिए, वो क्यों विमुख हुए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि बिहार के सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले इलाके में कि किसान या पशुपालक अपनी दूसरी पीढ़ी को जब वो उस काम को सौंपते हैं, उनका क्या अनुभव है, वो क्यों निराश हैं, क्यों लोग छोड़ रहे हैं। हमारे साथ इन मुद्दों पर बात करने के लिए आधुनिक तकनीक से पढ़े लिखे युवा लगभग 15 वर्षों तक इस फील्ड से जुड़े रहे, लेकिन आज 22 वर्षों तक जुड़े रहे। लेकिन अब ये इससे अलग होके जिस विरासत को ये संभाले थे, उस विरासत को फिर से अपने पापा को वापस कर दिए हैं। इसकी क्या वजह है? जी सर, सबसे पहले हम बता दें आपको कि बिहार यूनिवर्सिटी से 1990 में MSc जूलॉजी हम लोगों ने किया और कभी भी नौकरी करने की तमन्ना नहीं थी और एक ख्वाब हुआ करता था 1000 गायों का अपना हट बनाने का। और उसमें जब हम लोग बढ़े, डेयरी में आना 1987 ईस्वी में जब ऑनर्स के हम स्टूडेंट थे तो एक्सीडेंटली हुआ था। वो लंबी कहानी है, आपका फुटेज उसमें हम लोग नहीं बर्बाद करेंगे। लेकिन आने के बाद इसमें दिल लग गया और इसमें असीम संभावना दिखाई दी। 87 में हम NDRI गए पंजाब से वहाँ से 10-12 गाय लेकर के हम लोग आए वहाँ से। इसके पहले हमारे पिताजी गए हुए थे और वहाँ से 6 गाय लाए थे 4 साल पहले। और 87 से लेकर के 90 तक में डेयरी का बहुत ही बूम पीरियड था और हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग 100 गाय की डेयरी बनाएंगे, जिसमें हम लोग सफलता भी प्राप्त किए। प्रोडक्शन हमारा उस ज़माने में 200 लीटर
आने के बाद 1995 आते आते लगभग 350 लीटर पर डे का प्रोडक्शन हमारा हो गया। लेकिन यह वही फेज़ था जिसमें मार्केटिंग की व्यवस्था प्रॉपर्ली नहीं हो पाई थी। समितियां, जो दूध उत्पादन समिति हैं, वो बढ़ना शुरू हो गई थी और कुछ मार्केट का चैलेंजेस था। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि 1990 से लेकर उससे 1995 के दौर में फीड स्टफ्स की जो कीमत थी वो आपको 1 रुपये किलो मकई, 1 रुपये 10 पैसे किलो गेहूँ, 90 पैसे किलो उस समय में तोड़ी खल्ली थी। 2 रुपये से लेके 2 रुपये 33 पैसे तक लीटर में डीजल मिल जाया करता था। एवरेज 1 बीघा की खेती करने में, पटवन कराने में, अगर बरसीम की खेती हम लोग करें या घास की खेती करें तो 1 बीघा में पटवन करने में उस समय में जितना डीजल हम लोग को लगता था तो वो एवरेज मान लीजिए कि 7 से 8 लीटर डीजल हम लोग का खर्च होता था उस समय, और 2 रुपये 33 पैसे लीटर डीजल मिला करता था हम लोग को। जो दवा थी उस समय में फाइजर और सारा भाई के लिए का मिल्कमिन हम लोग लेते थे मिनरल मिक्सचर के रूप में, और मिनी मिक्स लेते थे। 8 रुपये 8.5 रुपये किलो का वो आया करता था। 8 रुपये में 100 ml टेट्रासाइक्लिन आ जाया करता था। कहने का मतलब यह है कि जिस समय में प्रोटीन के लिए हम लोग तीसी खल्ली और शुद्ध तीसी खल्ली मिलती थी हम लोगों के पास, तो शुद्ध तीसी खल्ली में आप उस ज़माने में आप समझ सकते हैं कि 1.25 रुपये किलो में तीसी खल्ली मिल जाया करता था। मसूर का दाल हम लोग खिलाते थे, वो भी लगभग 1.25 से 1.5 रुपये किलो उस ज़माने में मिल जाया करता था। उसका मतलब जो सेकंड प्रोडक्ट होता है मसूर के दाल का, उसको आप चुन्नी कह लीजिए। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी उस समय में। और उस ज़माने में दूध की बिक्री होती थी 5 रुपये लीटर। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 लीटर दूध की कीमत में 2 से 2.5 लीटर डीजल हो जाया करता था। लेकिन आज ठीक उल्टा है। 2009 आते आते स्थिति उलटती चली गई। अब आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो 30 से 35 रुपये लीटर अगर दूध बिक रहा है तो डीजल की कीमत लगभग 80 रुपये लीटर पर चली गई है। और ये सीन मतलब कितने गुने का फ़र्क पड़ गया। जहाँ 1 लीटर डीजल 2 लीटर डीजल हमारा होता था 1 लीटर दूध में, वहाँ अब 1 लीटर डीजल में 2 लीटर दूध हो रहा है। 4 गुने 5 गुने का फ़र्क ये आ गया। महंगाई जिस रेस्पेक्ट में बढ़ी उस हिसाब से इसको समायोजित नहीं किया गया। एक थंब रूल है, एक हॉफमैन लॉ कहा जाता है डेयरी साइंस के लिए। उसमें एक थंब रूल है कि फीड स्टफ की कीमत का अगर 2.5 गुना कीमत दूध का नहीं मिल रहा है तो किसान अपना दूध नहीं खून बेचने के लिए मजबूर होता है। और ये परिस्थिति शुरू मतलब ये आपको लग रहा है कि इस समय किसान दूध नहीं खून बिल्कुल 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 ये इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए ना कि 96 साल में 1996 में हमारे अपने खूटे पर हम लोगों ने 19 नई ओसर तैयार की थी, जो पहलौठ गाय तैयार होती है। और 19 नई ओसर दूध बिक्री ढंग से नहीं हो पाने, मतलब रेट नहीं मिल रहा था और समिति का रेट इतना पुअर था कि हम लोगों ने बेच देना उचित समझा। तब एक बात थी कि उस ज़माने में गायों की बिक्री अच्छे रेट पर हो जाया करती थी। 1,74,000 रुपये में उस ज़माने में 19 गायों को हम लोगों ने बेचा था। और उसका सारा कन्वर्सन हम लोगों ने कर दिया। जो आज भाव्या होटल आप देख रहे हैं उसका शुरुआत उसी समय में किया गया था। 1,15,000 रुपये में उस ज़माने में 10 कमरा बन गया था। ऑन एन एवरेज उस ज़माने में 25,000 30,000 रुपया पर मंथ सारा खर्चा काट के दूध से हम लोग कमाते थे। और साल में 10-5 जो गाय बिकती थी वो अलग था। एक पॉलिसी हम लोग लेके चलते थे कि 2 बाछियों को बेच करके 5,000 रुपया उसमें लगाते थे तो एक गाय नई ब्याई हुई आ जाती थी। और कोशिश करते थे कि बाछी तर की गाय आ जाए हमारे पास, तो ग्रोथ बना रहता था और प्रोडक्शन का जो मेंटेनेंस था वो हम लोग का मेंटेन रहता था। उस ज़माने में अपनी गाड़ी पर में हम लोग मुजफ्फरपुर में वैशाली पेस्ट्री से लेकर के समस्तीपुर में मीनाक्षी स्वीट्स और शताब्दी, आज भी आप पता लगा सकते हैं, वहाँ हमारा दूध जाया करता था। पटना तक हम लोग कोई स्वीट्स को दूध भेजिए। सेंटर के आने के बाद में सेंटर में विभिन्न स्तर पर में दबाया गया। आज के भी डेट में गवर्नमेंट अगर चाहती है कि किसान समृद्ध हो जाए और किसान आगे बढ़ सकें तो सबसे पहला काम उनको करना होगा कि अगर सुधा का बाईपास आ रहा है, सुधा का जो फीड स्टफ्स है उसकी कीमत से 2.5 गुना अगर वो दूध का कीमत करते हैं तो किसान पंजाब हरियाणा जाने के लिए मजबूर नहीं होगा। अच्छा, ये थोड़ा इसको हम चाहेंगे कि और स्पष्ट कीजिए कि सुधा का जो अपना एक, ठीक है, वो कहने के लिए बिहार का एक बड़ा ब्रांड है और श्वेत क्रांति के फील्ड में अमूल को हम टक्कर दे रहे हैं। मतलब एक ब्रांड के रूप में सुधा एस्टेब्लिश किया है। ये आपके शब्दों में कि वो किसानों के खून पर एस्टेब्लिश हुआ है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल पूरे दावे अपने अनुभव के साथ कर सकते हैं। और अगर समय मिलेगा तो हम अपने पास हमारे डेयरी में पिछले 30 वर्षों का डाटा रखा हुआ है, हम डाटा के साथ इसको साबित कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो करते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि वो बिहार का चेहरा सुधा जरूर है? मुख्य रूप से 3 लेवल इसको आप कह सकते हैं। पहला लेवल तो यह है कि सैंपलिंग के नाम पर जो आपका दूध जाता है तो आप जितने मात्रा में दूध वहाँ पहुँचाते हैं
उतनी मात्रा में दूध आपके अकाउंट में समायोजित नहीं होता है। कुछ तो सैंपलिंग के नाम पर दूध काट लिया जाता है। आप पता लगावेंगे पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी समितियाँ चल रही हैं, समिति के जो चलाने वाले हैं उनके पास अगर मवेशी है अथवा नहीं है, लेकिन उनके भी खाते से कुछ न कुछ वो दूध दिखाते हैं कि हम बेच रहे हैं। उनके रिकॉर्ड को चेक किया जाए और उनके पास डेयरी नहीं भी है तो पता चलेगा कि 20-25 लीटर दूध तो वो एक्चुअली किसानों का दूध है, जो पैसा आपका काट लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में मानक है कि लिक्विड, आज अगर पेट्रोल डीजल खरीदे तो वो लीटर में खरीदा बेचा जाता है, लेकिन दूध समितियों के द्वारा किलो में लिया जाता है। किलो और लीटर का फ़र्क 80 ग्राम का है, दुनिया जानती है। तो ये भी किसानों का हकमारी होता है। और इस सब को आप इग्नोर कर दीजिए, इस सब कोई मैटर नहीं है। किसानों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आपकी खेती का लागत बढ़ गया, आपके पटवन का लागत बढ़ गया, डीजल की महंगाई बढ़ने से जोत का लागत बढ़ गया, और सबसे बड़ी मार पड़ी पहले हमारे यहाँ, हम लोग बिहार में हैं और चूँकि नेपाल से आने वाली नदियाँ यहाँ लीवर फ्लू का इन्फेक्शन लेकर के आती हैं, तो पहले इसके कंट्रोल करने के लिए हमारे सरकार के द्वारा जितने भी की विलेजेस थे वहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड किसानों में मुफ्त बांटा जाता था, और ये बहुत ही सस्ती और कारगर दवा हुआ करती थी। हालांकि इसका प्रयोग थोड़ा घातक भी हुआ करता था, लेकिन अच्छे पशु चिकित्सक के निरीक्षण में या किसी अच्छे किसान जो पढ़े लिखे किसान हैं, हम लोग तो अपने यहाँ समझ लीजिए कि लीवर फ्लू कंट्रोल करने के अगर बाइल डक्ट में चला गया है तो CTC का इंजेक्शन तक अपने से दिया करते थे। क्योंकि हम लोग के अच्छे डॉक्टर थे दीक्षित जी, उन्होंने हम लोग को सिखाया था इन चीज़ों को, और इसकी लागत बहुत कम हुआ करती थी और एफिकेसी बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनियों का दबाव बढ़ा, मिनरल मिक्सचर से लेकर के, अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण, हम पंजाब गए थे तो वहाँ हमने देखा है और वहाँ के डॉक्टरों से बात भी हुई थी। पंजाब में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि पीने के पानी में वो लोग कली चूना मिलाते हैं। कली चूना में 44% कैल्शियम होता है और पानी में जाते हैं वो घुलनशील हो जाता है, और वो पानी अगर मवेशी पी रहा है, और वहाँ की गायों का आप देखिए कि हड्डी का जो बोन स्ट्रक्चर है वो बिहार से बहुत बेहतर है। सेम यही स्थिति आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे, क्योंकि गाय खरीदने के लिए हम गए हैं इन जगहों पर में, और वहाँ पर में जो हम लोग कितना भी खिला लेते हैं वो बोन स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाता है। मतलब जबकि आप ये घर में आप चीज़ें ये कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये हम समझना चाहिए, दर्शकों को हम समझना चाहेंगे कि ये जरा इन चीज़ों को समझिए कि मल्टीनेशनल जो दवा की कंपनियां आई वो किस तरीके से किसान को प्रभावित किया, उनकी दिलचस्पी कहाँ है, हमारे ब्रीड को कैसे प्रभावित किया, किस तरीके से बीमारी रोकने के नाम पे महंगी दवाएं आई मार्केट में। तो आज पशुपालक जितने समृद्ध नहीं है उतने समृद्ध आपको मवेशी का दवा बेचने वाला आपको मिल जाएगा। एरिया में MR भी उसी तरीके से काम करता है। ये इस इकोनॉमी के इस नेक्सस को समझिए कि किसान और पशुपालक के सहारे किस तरीके की इकोनॉमी चल रही है, और वो इकोनॉमी किसके लिए है। हम बेहतर एक युवा किसान से आप समझ सकते हैं कि वह हम पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान इन चीज़ों को महसूस किया, बिहार में ये क्यों नहीं हो रहा है। बिहार में एक तो बहुत सारे लोग में जो मास में जो लोग हैं वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हालांकि अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, चूँकि नेट पर भी बहुत सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। जिस दौर में हम लोग कर रहे थे 87 से लेकर 2009 तक हम डेयरी में थे, उसके बाद तो होटल व्यवसाय में हम आ गए हैं, और हमारे पास प्रिविलेज था कि हम कर सकते थे तो हम लोगों ने किया। लेकिन हमारा जो सबसे मतलब इसको आप कहते हैं कि चॉइसेस्ट जो जॉब था, एक ज़माने में हम आपको बता ही चुके हैं कि 1000 गाय की डेयरी करने का हमारा शौक़ था, वो शौक़ नहीं हो सका, पूरा इस व्यवस्था में नहीं हो सका। लेकिन अगर व्यवस्था सही रहती तो हम निश्चित रूप से इसको करते। अब तो प्लानिंग है कि रिटायरमेंट के बाद फिर इस काम को सोचा जाए, हो सकता है परिस्थितियाँ बदले, और इसी वजह से आपसे इतनी बात करने के लिए हम मुखातिब भी हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप मेडिसिन में ही चले आएँ। मेडिसिन को धीरे धीरे इस तरह से किया गया और गुणवत्ता में भी कॉम्प्रोमाइज़ की गई है। लोगों का कहना है, एमआरएस का कहना है कि मवेशी जो है ड्रग रेजिस्टेंट हो रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि 1990 के दशक में 1 ग्राम एल्बर्सलिन जो एम्पिसिलिन था और सिंपल एम्पिसिलिन था, सभी मर्जों के लिए काफ़ी होता था। टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन छोड़ के आप किसी भी डॉक्टर जो 90 में इलाज करते थे और रिटायर हो चुके हैं आज के डेट में, आप उनसे पूछिए कि 3-4 बेसिक ड्रग्स हुआ करते थे जो हमारे बथान में रहते थे, गाय के उनके डेयरी फार्म में। सल्फागुनाइडिन, सल्फाडिमाइडिन, हिमालय बतीसा, टेट्रासाइक्लिन 100 ml का, एक बेला मिलाता था सारा भाई का उस समय में वो लीवर टॉनिक के लिए, और इसके बाद जो है सो ये एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन सबसे बड़ी दवा हुआ करती थी। 1 ग्राम एम्पिसिलिन किसी भी वजनदार मवेशी को भी पड़ जाता था तो किसी भी तरह का वायरल हो या बैक्टीरियल हो उस पर काम करता था और
सक्सेसफुली काम करता था। लेटर ऑन आप लोगों ने धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाया, डोज बढ़ा के आप कहने लगे कि ड्रग रेजिस्टेंट हो रहा है। हम लोग को महसूस हुआ 2000 के बाद हम लोगों ने महसूस किया कि अचानक से वही दवा जो काम कर रही थी काम करना बंद कर रही है। तो कुछ इंटरनल लोगों से बातचीत भी हुई थी, उन लोगों ने कहा कि पोटेंसी कंपनियां कम लिख के दे रही हैं, और जब मतलब जो आप जो पोटेंसी देते हैं और जो आप लिख के देते हैं एक्चुअली वो पोटेंसी है नहीं। तो अब क्या होता है कि मवेशी धीरे धीरे रेजिस्टेंट हो जाता है, उसको जितना डोज चाहिए उतना डोज नहीं मिल रहा है तो वो रेजिस्टेंट होगा, और रेजिस्टेंट होगा तो अगली बार आपको डोज बढ़ा के देना होगा। धीरे धीरे ये क्रमबद्ध रूप से आज के डेट में जिस मवेशी को 1 ग्राम में हम लोग ठीक किया करते थे, आज उस मवेशी को 6 ग्राम भी नाकाफ़ी है, और उसके अगले जनरेशन का एंटीबायोटिक हमको देना पड़ रहा है। यही चीज़ आपको कीड़ा की दवाई में हो गई, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्लू कॉपर से हम लोग इलाज करते थे। हालांकि उसमें थोड़ी सी कमियां भी थी, लीवर को सप्रेस करता था, लेकिन अगर आप कॉम्परेटिव लागत जोड़िएगा कि आज एक सीवा गायकी का आप इंडेक्स उठा लीजिए या आप एल्बरसिलिन उठा लीजिए, उसकी जो कीमत पड़ रही है ग्लैक्सो की, और जो हम लोग कीमत, और दोनों में जो कंपैरिजन करके आप देखेंगे तो 10 गुना का से भी ज़्यादा का फ़र्क था। ये जो फर्क आया वो कहीं न कहीं पशुपालकों के लिए कमर तोड़ दिया। ये नेक्सस है, जिसे ये नेक्सस है कि और कहीं भी कोई कंट्रोलिंग नहीं है कि जो दवाएं आ रही हैं मार्केट में और जो उनका दावा है उस दावा की सत्यता कहाँ पर की जा रही है। ये कोरोना का भी दवा आ रहा है और उस पर भी तो कहा ही जा रहा है। इवन इटली की संसद में भी बिल गेट को प्रश्चित दिया गया है कि वो पोलियो का जो वैक्सीन दिए थे तो अफ्रीका में 5 लाख आदमी नपुंसक हो गए पोलियो वैक्सीन से। तो साइड इफेक्ट्स की बात तो होती है, लेकिन उसको दबाया जाता है हर जगह। चलिए, तो हम आज की पीढ़ी एक अनुभवी किसान आप कह सकते हैं कि 20 वर्षों तक इस फील्ड में रहे और फिर इस फील्ड से बाहर निकले। हालांकि रिटायरमेंट के समय फिर ये चाहते हैं कि हम इस फील्ड को फिर से वापस आएँ। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो इस फील्ड में आना है, आपके पिताजी से भी हमने बात की, वो कहे कि भाई नौकरी करिए लेकिन एक उम्र के बाद आप नियोक्ता की भूमिका में आ जाइए, तभी बिहार बदल सकते हैं। इस फील्ड में क्या संभावनाएं हैं, क्या किया जाए जो आज की युवा पीढ़ी बेहतर कर सकते हैं? असीम संभावना है सर इसमें। और हम फिर एक बात कह रहे हैं, आप 2.5 गुना नहीं कर सकते हैं ना, आप 2 गुना पर ही अगर दूध का मूल्य ले आते हैं, या फिर आप मवेशी के फीड स्टफ्स को सब्सिडाइज कर दीजिए। आपका एक भी युवा पंजाब जाने के लिए मजबूर नहीं होगा। और सब्सिडी में क्या खर्च होगा? मान लीजिए कि अगर एक हम बात करते हैं, आप 2 रुपये किलो चावल और गेहूँ देते हैं, अगर किसान को अगर मान लीजिए कि दिया जाए अनाज हमारी इस संबंध में शाहजहांपुर में जब नीतीश जी का कार्यक्रम था और गिरिराज बाबू जिस समय पशुपालन मंत्री थे वो शाहजहांपुर में आए हुए थे, एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ डेयरी के डायरेक्टर साहब भी महोदय आए हुए थे। इस विषय पर हमारी उनसे सभी किसानों के बीच में बातचीत हुई थी। इसमें भी हमने इनको कहा था कि मतलब ये एक चीज़ और हम समझना चाहिए, ये जो सुधा दाना है वो सरकार खुद उत्पादन करती है? नहीं, समिति के द्वारा उत्पादन होती है। तो उसमें किसान को अगर सब्सिडी मिले तो फिर किसान की समृद्धि और उसका बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं बिहार के इकोनॉमी पर भी, और जो ये जो पलायन है ये रुक सकता है। ये आपका मानना है? जी। तो क्या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं? कॉम्परेटिव देख लीजिए ना, अगर जिस जमाने में हम लोग डेयरी में आए थे 90 से 95 के दौर में, आप डीजल का प्राइस देख लीजिए, कम्युलेटिव आपको मिल जाएगा, और उसी दौर में आप दूध का कीमत देख लीजिए। हमारे ही बथान में आपको रिकॉर्ड दिखा देता है कि 5 रुपये लीटर दूध हम बेचते थे और 2 रुपये 33 पैसे लीटर हम डीजल खरीदते थे। तो स्पष्ट है कि ये रिवर्स पिरामिड का सीन है, यहाँ सारा सिस्टम ही उल्टा हो गया है। 1 लीटर दूध में 2 लीटर डीजल, और आज 1 लीटर डीजल में 2.5 लीटर दूध। मतलब ये जो इकोनॉमी में जो बिल्कुल किसान विरोधी इकोनॉमी है, ये किसान विरोधी है। और खेती किसानी का सबसे मूल स्तंभ है डेयरी फार्मिंग। आज भी आपने पापा का रिकॉर्ड देखा, आप बता रहे थे कि 2000 रुपये की कमी है, तो हम लोग अब क्या सोचते हैं ना, पापा को 2009 में हमने कहा था कि 2-4 गाय रखे खाने पीने के लिए, और उसको हम लोग बंद करते हैं। पापा बोले कि अब तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है, तुम छोड़ दो, हम करेंगे इसको। पापा कर रहे हैं और बहुत सक्षम तरीके से करते हैं, और अच्छा भी लगता है। हम भी टाइम टू टाइम सहयोग कर देते हैं उनको। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पापा का इकोनॉमिक्स सब क्या है, हम बता देते हैं आपको। वो देखते हैं कि इतने मवेशियों के चलते 5-6 स्टाफ मेरे साथ है, उसकी सैलरी भी तो हम दे ही रहे हैं और उसी अकाउंट में दे रहे हैं, तो चलो ये मेरा प्लस पॉइंट है।
हमको इतना सारा कारोबार करना है, खेती बाड़ी करनी, तो 6 आदमी हमारा है, तो वो 6 आदमी अगर हम में लगा हुआ है तो इसको हम प्रॉफिट मान लेते हैं। अब मान लेने के बाद लेट अस कंसीडर, अगर गोबर आ गया है तो अपने घर का गोबर है, खेत में जा रहा है, हमारा खेत जिंदा है, हमको केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देना पड़ रहा है, तो ये मेरी प्रॉफिट है। मतलब जहाँ जिस हर्ट से आप 20-25 हज़ार रुपये महीने का निकाला करते थे दूध के बिजनेस से, और गाय का जब खरीद बेच होता था तो वो अलग से 1,50,000 रुपये आपके घर में आया करता था, वो एक मजबूती थी। आपको तो हमने बताया कि 12,000 स्क्वायर फीट भव्या होटल इसी बथान में बैठकर दूध बेच करके रोज नामचे पर में हम लोगों ने बना दिया वहाँ, लेकिन आज के डेट में एक कमरा नहीं बन सकता है सर। ये बड़ा फर्क है जी, आज इस बथान से आप एक कमरा नहीं बता सकते हैं, एक टेलर ईटा नहीं खरीद सकते हैं आप। लेकिन एक वक्त था जो 94, 95, 96 के दरमियान में, जब भव्या होटल का निर्माण हम लोगों ने शुरू किया था, 1,15,000 रुपये में 10 कमरा बना था वहाँ सर, और 1,74,000 की हाइफर हमने बेची थी, आपको तो हमने बताया। चलिए इन चीज़ों को समझिए कि आज देश के सामने जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, पत्रकार हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो इसी बथान मतलब मिथिलांचल में जो जहाँ मवेशी पाला जाता है उसको कहते हैं बथान। तो इसी बथान के पैसे से ये जो राज्य की समृद्धि देख रहे हैं या राज्य के युवा में जो योग्यता आपको देखने को मिल रहा है, इसी बथान के पैसे से वो वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन हमारी इकोनॉमी ऐसी बदली, ठीक है 20 लाख का पैकेज जरूर 2, 4, 10, 20, 50 गांव में किसी को आपके बारे में मिल जाए कि उन्हें 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, लेकिन उस पैकेज की कीमत क्या मुझे चुकानी पड़ रही है, जरा इस चीज़ों को भी समझिए। इस कार्यक्रम के सहारे हम आपको उसी इकोनॉमी से हम आपको परिचय करा रहे थे कि देखिए बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस देश की जो मूल भावना है या जो हमारे समृद्धि का जो मूल आधार है उसको कैसे तोड़ा है। जरा इनको समझिए कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के दवाओं को कैसे गांव तक पहुंचाया गया, पशुपालन पालकों के बीच यह कहते हुए कि जो बीमारी है वो बीमारी कम होगा, एक अलग तरह के चारा फीड दिया जाने लगा, उन्हीं सामग्री से वो चारा बन रहा है जो किसान अपने खेत में उपजा रहे हैं। चीज़ें मरती, मार्केटिंग हो रहा है, और उस मार्केटिंग में अगर 1 लाख लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं तो 1 करोड़ लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं और 10 करोड़ लोग उस व्यापार से, उस रोजगार से विमुख भी हो रहे हैं। ये एक चीज़ें समझने की जरूरत थी कि इस एक आज के दौर में समस्तीपुर जिला बिहार नहीं देश के सामने एक अलग श्वेत क्रांति में एक अलग पहचान रखती है, लेकिन वहाँ के किसान की माली हालत क्या है, जरा इस पूरी स्टोरी के दौरान हम ये दिखाने की कोशिश की कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। और दिल्ली में हमारे किसान अगर आंदोलन करते हैं, देश में अगर किसान आंदोलन करते हैं, अगर किसान आंदोलित हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, जरा इसको भी समझिए। ये सियासत नहीं है। भारत और पाकिस्तान का और खालिस्तान के सहारे आप राजनीति कर सकते हैं, सत्ता के शिखर पर आप पहुंच सकते हैं, आप देश के CM PM तक बन सकते हैं, विधायक MP मुखिया तक बन सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप समाज को नहीं दे पा रहे हैं जिसके सहारे आप वहाँ तक पहुँचे। चलिए इस खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारों